प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। जिस सेंगोल को प्रधानमंत्री को प्रधान पुजारी सौंपेंगे, उस सेंगोल का इतिहास भी अपने आप में बहुत खास है। इस सेंगोल का कनेक्शन है तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से, जिसके लिए पहले से तैयारी हो चुकी है। कह सकते हैं कि ये सेंगोल भी इसी तैयारी का हिस्सा है। 21 राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जबकि 16 दलों ने समर्थन जताया। इस बीच विपक्ष को मात देने और तमिलनाडु की राजनीति साधने के लिए मोदी सरकार ने नया दांव चला है। 28 मई को संसद के उद्घाटन के वक्त तमिलनाडु से आए विद्वान पीएम मोदी को ऐतिहासिक सेंगोल भेंट करेंगे। इसे 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। तमिलनाडु के 24 अधिनम शैव संप्रदाय के मठ के प्रमुख हैं, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि वो पीएम मोदी को ये ऐतिहासिक सेंगोल सौंप देंगे। मोदी सरकार ने सेंगोल को संसद की नई बिल्डिंग में स्पीकर कुर्सी के पास रखने का फैसला किया है। अब बीजेपी की तमिल पॉलिटिक्स भी समझ लीजिए। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी अधिनियम को साधने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु बीजेपी ने पिछले 2 साल में मदुरई और धर्मपुरम में अधिनियम की मांगों का समर्थन किया है। कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की भाषा, तमिलनाडु के पहनावे, तमिलनाडु की संस्कृति का जिक्र किया। अधिनियम ने डीएमके सरकार पर उनकी पारंपरिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने और बाधा पैदा करने का आरोप भी लगाया था। इसके अलावा केंद्र की बीजेपी सरकार ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को स्थापित करने के लिए काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने भाषणों में तमिल का जिक्र किया। वेष्टी, तमिलनाडु की पारंपरिक धोती पहनकर उन्होंने तमिल क्लासिक तिरुकुरल के लिए सम्मान जताया था। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के एकजुट और मजबूत भारत के सपने को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया था। उन्होंने कविता भी कही। यहां तक कि 3000 साल पुराने तमिल उद्धरण को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में अपने संबोधन का प्रधानमंत्री मोदी ने अहम हिस्सा बनाया था। कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने दक्षिण के तमिलनाडु और तेलंगाना पर फोकस बढ़ाया। बीजेपी को 2024 के चुनाव में जाहिर है बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करना है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के लिए भारी मतदान हुआ था। ऐसे में अब बीजेपी यहां कई मोर्चों पर काम कर रही है। खास करके वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए डीएमके सरकार के विरोध का आक्रामक तरीका अपना रही है। 2014 की ही बात ले लीजिए, जब तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई। हालांकि 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जिसमें कोयंबटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और थुट्टीगुट्टी सीट शामिल थे। वहीं 2014 में बीजेपी ने सिर्फ एक कन्याकुमारी सीट जीती थी। तमिलनाडु में पिछले 55 साल से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके की ही यहां पर सरकार बनती है। ये दल केंद्र की सत्ता में भी दखल रखती है। फिर वो चाहे 1998 में जयललिता का अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेना हो, या फिर 2004 में 2009 में करुणानिधि का कांग्रेस को समर्थन देकर सबको चौंकाना। द्रविड़ राजनीति के चलते ही तमिलनाडु में अब तक बीजेपी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई हैं, और वहीं कांग्रेस का हाल भी बुरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सेंगोल के मुद्दे को उठाकर बीजेपी तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति को कुंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। सेंगोल को स्थापित करने के दौरान कुछ औपचारिकताओं को भी पूरा किया जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सेंगोल को भव्य जुलूस के साथ संसद भवन में ले जाया जाएगा। सूत्र कह रहे हैं कि यह अवसर तमिल परंपरा से जुड़ा होगा। जुलूस का नेतृत्व तमिलनाडु के शास्त्रीय वाद्य यंत्र नादस्वरम बजाने वाले संगीतकारों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिल संस्कृति के सार को अपनाते हुए इन संगीतकारों के साथ चलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा तमिलनाडु में शैव मठों के अधिनम या पुजारी लोकसभा में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा में पहुंचने पर पीएम मोदी पुजारियों का अभिवादन करेंगे। फिर ये पुजारी सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध करेंगे। इसके बाद ओडुआर या तमिल मंदिर के गायक कोलरू पाधिगम मधुरता से इसे पेश करेंगे। इस दौरान नादस्वरम समूह अपनी भावपूर्ण धुनों को और उसकी धुनों का जाप करेगा। इस पवित्र अनुष्ठान के बाद सेंगोल को पीएम मोदी को सौंप दिया जाएगा, जो नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के बगल में एक कांच के बॉक्स में ऐतिहासिक राजदंड स्थापित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का तमिल और तमिल संस्कृति के प्रति क्या प्रेम है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 13 अप्रैल की अगर बात कर लें, तब तमिल नव वर्ष पुत्तांडु 2023 की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताया था। पीएम मोदी ने तमिल संस्कृति के योगदान को याद किया था, भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र बताया था। पीएम मोदी ने कहा था, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, इस पर हर भारतीय को गर्व है। तमिल साहित्य का भी व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। आजादी के आंदोलन में भी तमिल लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नव निर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। वाराणसी में भी हुआ था काशी तमिल संगमम, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का लुक अगर आप देखेंगे तो दक्षिण के पारंपरिक लुक में वो दिखाई दिए थे। पीएम मोदी सफेद शर्ट और सफेद लुंगी में दिखाई पड़े। काशी तमिल संगमम के लिए पीएम मोदी पूरे दक्षिण के रंग में नजर आए थे। पीएम मोदी सफेद शर्ट, जरी वाली लुंगी जिसमें गोल्डन कलर में बॉर्डर और सुनहरे रंग के बॉर्डर वाला दुपट्टा पहन रखा था। पीएम मोदी पूरी तरह से दक्षिण के रंग में रंगे हुए थे। कार्यक्रम स्थल पर आने से पहले ही पीएम मोदी का लुक बहुत वायरल हुआ था। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा भी था कि आज तो मोदी जी बनारसी साउथ के अन्ना बन गए हैं। दक्षिण भारत में अन्ना बड़े भाई को संबोधित करके कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा जो सेंगोल स्थापित किया जा रहा है नई संसद भवन में, इसकी रणनीति शायद पहले से बन गई थी और ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु चुनाव और खास तौर से किस तरीके से तमिलनाडु की जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये सब उसी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला